Hello everyone, this is the second class of previous year question of Unit 4 Communication. We will discuss another 15 question of previous year question. So let's begin our session. Question number 16. Earlier we finished 1 to 15 question number. Today again we will start from question number 16. This is two statement as given. So among this we have to choose the correct one. इसमें से दोनों करेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं, चूज करना है. स्टेटमेंट 1. ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हैज़ बिकम मास कम्युनिकेशन. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण कम्युनिकेशन हैज़ बिकम मास कम्युनिकेशन. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब जैसे कि टीवी, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, ये सब के कारण कम्युनिकेशन ने बड़ा सा रूप ले लिया, उसको हम बोल सकते हैं मास कम्युनिकेशन. एक जगह से दुनिया के किसी भी कोने में हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. सो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण ही हुआ है. ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट है, विद द अराइवल ऑफ सैटेलाइट एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन हैज़ बिकम मोर एफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स देन एवर बिफोर. सैटेलाइट और कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारण कम्युनिकेशन मोर एफिशिएंट हो गया और ज़्यादा एफिशिएंट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया पहले से ज़्यादा. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है. यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. Question number 17. Again two statement has given. Statement number 1. Environmental communication include human representation of nature. Environmental communication. Environment हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है. हम जैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से हम फिर से उसको परसीव भी करते हैं. जैसे कोई मीडिया के थ्रू या फिर कोई आर्ट या फिर कोई पोर्ट्रेट या फिर किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया तो नेचर के बारे में, तो उसको उसी तरह से हम उसको फिर परसीव करते हैं. तो नेचर हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है, हम नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. स्टेटमेंट नंबर 2 इज सेइंग, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन ओनली मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल मीडिया. मतलब मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल मीडिया इज ऑल्सो लीगेसी और ट्रेडिशनल मीडिया रेफर्स टू एस्टेब्लिश न्यूज organization and outlet that have been around for a long time and are widely recognized as a reliable source of information. So ये मेन स्ट्रीम ऑफ मीडिया क्या होता है? ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल मीडिया जिसको इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, मतलब उसको इस्तेमाल करके जा रहे हैं और इसमें रिलायबल होता है, रिलायबल सोर्स, हम उसको ट्रस्ट करते हैं. ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट होता है, वो जो भी इंफॉर्मेशन हमें देता है वो रिलायबल होता है, ट्रस्ट कर सकते हैं उसको. तो स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन. हम एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल मीडिया को एम्प्लॉय को शुड बी एम्प्लॉयड, उसको ही हम वो करते हैं, यूज़ करते हैं. सो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें खाली वही मीडिया नहीं होता है, अदर्स मीडिया ऑल्सो प्ले रोल. जैसे कि मास मीडिया हो गया, कम्युनिटी डिस्प्ले वगैरह जो भी है, ये सारा इसमें आ जाता है. तो ये हम बोल सकते हैं ये मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल मीडिया जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है, बट not only this media has been used for this purpose, other media also included. So this statement we can say it's a false. So our correct answer will be C. Statement 1 is true but statement 2 is false. Question number 18. In analog media contents are. एनालॉग का मतलब होता है द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग ए कॉन्टिन्यूअस सिग्नल. जो सिग्नल ट्रांसमिट किसी मतलब वहाँ से सिग्नल हमें मिलता है, जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है. कंटिन्यूअस मतलब तो वो नॉन लीनियर ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूअस मतलब एक लिनियर में होगा, तो इसका आंसर लिनियर हो जाएगा. अभी लिनियर का मतलब समझ लेते हैं. लिनियर और स्टैटिक. एनालॉग मीडिया लाइक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट प्रेजेंट कंटेंट्स इन ए सीक्वेंशियल अनचेंज ऑर्डर. इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको अचानक से हम बंद नहीं कर सकते, ये चलता ही रहता है. द यूज़र कैन नॉट इजीली स्किप और रीअरेंज द कंटेंट एंड द कंटेंट रिमेन द सेम फॉर ऑल द यूजर्स. ये सब के लिए सेम होता है. सपोज मान लीजिए टीवी पे कोई भी ब्रॉडकास्ट चल रहा है, तो उसको हम अचानक से कोई भी बंदा उठ के बंद नहीं कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक लिनियर में चलता रहता है, तो इसी को हम एनालॉग बोलेंगे. अभी यहाँ पे नॉन लिनियर दिया है, नॉन लिनियर तो नहीं होगा, इंटरेक्टिव भी नहीं होगा. इंटरेक्टिव में हम स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं उसको, कस्टमाइज को हम अपने मुताबिक मतलब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं.
तो ये सारा नहीं होगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा लिनियर। एनालॉग मीडिया कंटेंट्स आर लिनियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, which DTH channel deals with the social science, one social and behavioral science? कौन सा DTH चैनल? DTH चैनल मतलब जो चैनल हमें सैटेलाइट के थ्रू मिलता है, जैसे कि टीवी हो गया। पहले टीवी हम सैटेलाइट के थ्रू ही मतलब चलता था, उसमें एक सेटअप बॉक्स लगा के फिर हम उसको चलाते थे। तो कौन सा चैनल डील करता है सोशल साइंस 1, सोशल और बिहेवियरल साइंस को? ये होगा चैनल 3 प्रबोध। प्रबोध का और एक नाम होगा यहाँ पे स्वयं प्रभा चैनल 3। तो ये इसको भी याद रखना जरूरी है, कभी कभार इसको भी ऑप्शन में दे देगा इसके बदले, लेकिन चैनल सेम ही रहेगा, चैनल 3 प्रबोध या फिर स्वयं प्रभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, in the process by which message is transmitted by some forms of medium is identified as dash communication। मैसेज जो ट्रांसमिट होता है किसी भी मीडियम में, किसी जो मैसेज ट्रांसमिटेड बाय सम फॉर्म्स ऑफ मीडियम, किसी फॉर्म ऑफ मीडियम में जो मैसेज ट्रांसमिट होता है, तो उसको कौन सा कम्युनिकेशन बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मीडिएटेड का मतलब होता है दिस इन्वॉल्व यूजिंग ए चैनल और मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म टू रिले द मैसेज। हम जो ट्रांसमिट का मतलब यहाँ पे डिजिटल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारा चीज़ से ट्रांसमिट होता है जो भी मैसेज, उसको हम क्या बोलेंगे? मीडिएटेड कम्युनिकेशन बोलेंगे। यहाँ पे और भी दिया है, इसको भी समझ लेते हैं। फॉर्मेटिक, फॉर्मेटिक का मतलब होता है कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेस मैनेजमेंट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग विद क्लाइंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। जो कम्युनिकेशन किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, या फिर किसी क्लाइंट को ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम फॉर्मेटिव बोलते हैं। और इंटरकनेक्टिव, इंटरकनेक्टिव तो पता ही है, जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे फॉर्मल दिया है, फॉर्मल मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मीडिएटेड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट द इंडियन रिटोरिक इन इट्स हिंदू एंड बुद्धिस्ट फॉर्म। तो कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट में हिंदू एंड बुद्धिस्ट फॉर्म का रिटोरिक मतलब का द आर्ट ऑफ इफेक्टिवनेस स्पीकिंग और राइटिंग। इन कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट फॉर्म का जो आर्ट ऑफ इफेक्टिवनेस, आर्ट जो इफेक्टिवनेस स्पीकिंग और राइटिंग का कम्युनिकेशन जो यूज़ करते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग के थ्रू, तो वो कौन सा बेसिस पे होता है? वो होता है इथिकल बेसिस पे। क्योंकि मेटेरियलिस्टिक बेसिस का मतलब यह होता है एक्सेसिवली कंसर्न विथ मटेरियल और पोजेशंस, मनी ओरिएंटेड। इसका मतलब मटेरियल में ज़्यादा कंसर्न होता है, जो मतलब उसमें ज़्यादा जोर डालते हैं, मेटेरियलिस्टिक बेसिस जो होता है, तो ये तो नहीं होगा। यूरोसेंट्रिक बेसिस जो फोकस करते हैं यूरोपियन कल्चर और हिस्ट्री को। एंड नॉन रिलीजियस बेसिस मतलब इसमें कोई रिलीजियस का वही नहीं है, अर्थ नहीं है। मतलब हिंदू एंड बुद्धिस्ट फॉर्म का बोला है, तो हिंदू भी एक रिलीजन है, बुद्धिस्ट भी एक रिलीजन है, इसमें नॉन रिलीजन दिया है, तो इसका आंसर होगा इथिकल बेसिस। इथिकल बेसिस मतलब उसका कुछ वैल्यू होता है, उसका वैल्यू इथिक्स होता है, उसका कोई रूल्स ऑब्जेक्टिव्स हम मानते हैं, तो आंसर विल बी इथिकल बेसिस। So question number 22, the paradoxical relationship between body and mind in a communication environment result in। पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप मतलब ये होता है टू इमोशन एक साथ एक ही बॉडी में, कभी हम हेट करते हैं, कभी हम प्यार करते हैं, कभी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो ये सारा हमारा कहाँ पे होता है? ह्यूमर, जिसको हम कभी कभार सेंस ऑफ ह्यूमर भी बोल देते हैं। ह्यूमर का मतलब है ये क्वालिटी इन समथिंग दैट मेक्स यू लव। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, कौन सा सिचुएशन में हम कौन सा चीज़ करें, तो ये हमारा जो ह्यूमर है वो काम करता है। तो ये कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट इसके बेसिस पे पूछा है, पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप बॉडी एंड माइंड का क्या होता है कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में, तो ये होता है ह्यूमर। बाकी ये तीनों का मतलब माइंडफुलनेस, मतलब आप पूरा माइंड, कभी कभार हम बोलते हैं ये माइंड कर लेगा, मतलब ये बुरा मान जाएगा, ये वो। सेल्फ इम्पोर्टेंस का मतलब खुद को इम्पोर्टेंस देना। ओबीडियंस का मतलब तो पता ही है, जो ओबीडियंट बच्चे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 23, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज स्टडीज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बिना बोले कोई सिंबल के थ्रू या फिर अपने हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन से जो भी करते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टडीज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, कौन सा डिसिप्लिन में आएगा ये? यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी दिया है, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री तो नहीं होगा, linguistics, social psychology, anthropology होगा। C, D and E, C will be the correct answer।
सो लैंग्विस्टिक का मतलब ये होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ह्यूमन डेवलपमेंट में मतलब लैंग्वेज का क्या भूमिका है, क्या रोल प्ले करता है सोशल डेवलपमेंट या फिर सोसाइटी में, लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, लैंग्वेज के थ्रू क्या क्या चेंजेस आता है हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में। एंड सोशल साइकोलॉजी का तो पता है, सोशल साइकोलॉजी मतलब हमारा सोच कैसा है, हम कौन सा कल्चर को फॉलो करते हैं, क्या है, ये आएगा। तो ये सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। एंथ्रोपोलॉजी भी यही होता है। इसका मीनिंग मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया था, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर इंक्लूडिंग देयर बायोलॉजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक। तो एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी करते हैं उसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कल्चर कैसे डेवलप्ड हुआ, इंक्लूडिंग देयर बायोलॉजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक। उनका बायोलॉजिकल सोशल दोनों कैरेक्टरिस्टिक को जो स्टडी करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन तीनों में आएगा, ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 24, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया है। एवरी कम्युनिकेशन कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ कंटेंट एंड रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन में दो तरह का एलिमेंट्स होता है, एक कंटेंट होता है, एक रिलेशनशिप होता है। तो ये तो करेक्ट है, बोथ रहता है, कंटेंट भी रहता है, उसके साथ रिलेशनशिप भी रहता है। हम कम्युनिकेट जिसके साथ भी करते हैं उसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप हम बनाए रखते हैं। और कंटेंट, जो भी कंटेंट हमारा कहने वाला जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंटेंट बोल सकते हैं। So statement 1 is correct. Statement 2 is saying I behavior provide meta communicative clues. I behavior जो है वो प्रोवाइड करता है मेटा कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है जो कम्युनिकेशन के ऊपर में, जो हम मुंह से तो ये बोल रहे हैं और फिर आइस के थ्रू भी एक्सेप्टेंस या फिर हम खुश है नहीं है, ये सारा चीज़ हम दर्शा रहे हैं उसको। तो ये मतलब मेटा कम्युनिकेटिव हो जाता है। एक ही टाइम पे दो तीन तरह का कम्युनिकेट करना जिसको मेटा कम्युनिकेटिव बोलेंगे। तो आई बिहेवियर इसमें आ जाएगा, प्रोवाइड मेटा कम्युनिकेटिव क्लूज। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following are essential component of dialogic communication according to Richard Johannesson। रिचर्ड के बेसिस पे डायलॉजिक एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डायलॉजिकल कम्युनिकेशन क्या है। अभी डायलॉजिकल कम्युनिकेशन का मतलब समझ लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे जितना भी मैं छोटा करके लिखती हूँ ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए इसका मीनिंग में लिख देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डायलॉजिक का मतलब होता है एम्फेसिस, इंटरेक्शन एंड डायलॉग बिटवीन टू और मोर पार्टीज, प्रायोरिटाइजिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। जो दो पार्टीज के बिटवीन जो डायलॉग और इंटरेक्शन जो भी चलता है, जो प्रायोरिटाइज करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अपने आपस का अंडरस्टैंडिंग और एक्टिव लिसनिंग, एक दूसरे को सुनते हैं, उसको ही हम डायलॉजिक बोलेंगे। डायलॉजिक उसका कंपोनेंट क्या होगा कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू रिचर्ड जोहानसन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोनेंट क्या क्या है डायलॉजिक। तो फैकेट ऑफ प्लीजेंट ग्रीटिंग मतलब एक मतलब आप देना नहीं चाहते हो, किसी को ग्रीट नहीं करना चाहते हो, मतलब फिर भी आप एक उनके सामने दिखा रहे हो कि आप उनका मतलब तारीफ कर रहे हो या उनको ग्रीट कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है possessiveness, warmth of others। possessiveness the feelings of warmth of affection that is accompanied by a desire to control or dominate the other person। possessiveness ये होता है एक साइड से प्यार मतलब लव है और एक साइड से उसको डोमिनेट भी करते हैं। सो दिस टू आर नेगेटिव, इसीलिए इसको हम कट कर देंगे। अभी ये तीनों होगा, इन तीनों का मतलब हम समझ लेते हैं। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथेटिक मतलब दूसरों के शू में अपने खुद को रख के जो सोच, आप उनका दर्द दुख जितना भी है उनके जगह पे रख के आप जो फील करते हो उसको एम्पैथेटिक बोलते हैं। तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये होगा। स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल इक्वलिटी मतलब एक स्पिरिट रहता है म्यूचुअल इक्वलिटी का, अंडरस्टैंडिंग रहता है, आपस में इक्वल है करके। फिर पॉजिटिव ट्रिगर्स फॉर अदर्स, हम जो किसी को बोलते हैं मेरा प्यार देना, मेरा वो देना, तो वो पॉजिटिव सेंस में किसी को अपना प्यार देना या फिर उसको अपना आशीर्वाद देना, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रिगर्स फॉर अदर्स। तो ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव है और यहाँ पे डायलॉजिक कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है। सो आवर आंसर विल बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 25, सी डी ई, सी विल बी द करेक्ट आंसर।
Question number 26. Which of the following are order of significance in communication? Order of significance का मतलब होता है generally refers to the importance or priority given to different aspect of message or interaction. हम जो मैसेज और इंटरेक्शन करते हैं उसका डिफरेंट एक्सपेक्ट को हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं. जैसे कि सेंडर हो गया, फिर रिसीवर हो गया, फिर फीडबैक हो गया यहाँ पे. तो ये सारा चीज़ उसका डिफरेंट एक्सपेक्ट हो गया. यहाँ पे हम आंसर हमारा होगा डिनोटेशन, कोनोटेशन, मिथ, ये तीनों होगा. अभी डिनोटेशन का मतलब समझते हैं. दिस इज लिटरल डिक्शनरी डेफिनेशन और explicit meaning of a word, phrase or symbol. It is most basic level of meaning, focusing on what the communication directly represent. तो ये क्या होता है डिनोटेशन, वो एक फ्रेज और सिंबल होता है. वो मोस्ट बेसिक जो कम्युनिकेशन करते हैं उसका जो फ्रेज होता है, जो सिंबल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फोकस करते हैं, डायरेक्टली फोकस ऑन दैट. कम्युनिकेशन डायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसमें फोकस करते हैं. जो फ्रेज होता है, सिंबल होता है. कॉनोटेशन का मतलब होता है दिस रेफर्स टू द इमोशन और कल्चरल एसोसिएशन दैट ए वर्ड और फ्रेज कैरिड बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग. अभी कॉनोटेशन का ये मतलब होता है कि हम फ्रेज और सिंबल के अलावा भी उसमें जो इमोशन है, जो कल्चरल एसोसिएशन है, उसको जो उस मैसेज के साथ जो जोड़ता है, हम उसमें ध्यान देते हैं. उसमें उसको क्या बोलते हैं, कॉनोटेशन बोलते हैं. तो डिनोटेशन का मतलब हो गया फ्रेज सिंबल को ध्यान देना, उसमें डायरेक्टली फोकस करना. कॉनोटेशन का मतलब हो गया उसके साथ, फ्रेज सिंबल के साथ हम हमारा जो इमोशन, जो कल्चरल एसोसिएशन जो जुड़ा रहता है उसके साथ, तो उसको हम कॉनोटेशन बोलेंगे. कॉनोटेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. कॉनोटेशन जो हमारा इमोशन होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है. इट्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड. ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे और कल्चरल बैकग्राउंड में. सी है मिथ. मिथ ऑफन इनऑकरेट बिलीफ और आइडिया अबाउट हाउ कम्युनिकेशन वर्क. एक मिथ रहता है हमारा, पुराने ज़माने से चली आ रही है जो रीत, उसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के बावजूद, कम्युनिकेशन होने के बावजूद हमारे अंदर जो बिलीफ रहता है, एक आइडिया ऑलरेडी जो भरा हुआ है, उस वो कम्युनिकेशन सुनने के बावजूद भी हमारा वो जो हमारे अंदर है वही वर्क करता है, वही कम्युनिकेशन की तरह वर्क करता है. तो ये मतलब मीथ एक इनएक्यूरेट बिलीफ है. इनएक्यूरेट बिलीफ मतलब वो एक्यूरेट नहीं है, वो सही नहीं है. जो एक प्रथा जो चला आ रहा है हमारा दिमाग में ऑलरेडी वो रहता है. तो ये सारा ये ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस का पार्ट है. डिनोटेशन, कॉनोटेशन, मिथ. अभी क्रेडिबिलिटी, इसका मतलब यहाँ पे लिख दिया है. अट्रीब्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट, क्वालिटी ऑफ ट्रस्ट. क्वालिटी ऑफ ट्रस्ट को दर्शाता है. अट्रीब्यूशन मतलब आइडेंटिफाई ए सोर्स और कॉज ऑफ समथिंग. सपोज किसी ने बुक्स लिखा या फिर कोई मैगजीन लिखा, तो उस बुक्स का जो ऑथर्स है या फिर वो सोर्स कहाँ से आया है जिसको हम ढूंढते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अट्रीब्यूशन. तो ये दोनों इसमें ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस में नहीं आ रहे हैं. हमारा आंसर हो जाएगा ABC ओनली. Question number 27. Given below true statement. Statement 1. Not every medium has its own grammar. Statement 1 बोलते हैं not every medium has its own grammar. बल्कि ये सही होगा every medium has its own grammar. क्योंकि जो हम कम्युनिकेशन में जो स्पोकन या रिटन में हम करते हैं, तो उसमें ग्रामर हम यूज़ करते हैं. और आर्ट, डांस, जो भी है, डांस, म्यूज़िक जो भी है, उसमें कोई ग्रामर यूज़ नहीं होता है. वो अपने आप में एक मतलब मीडियम की तरह होता है. तो ये सब मतलब हर जो मीडियम होता है उसका अपना ही एक ग्रामर होता है, उसमें हम ग्रामर यूज़ करते हैं. तो इसमें हम बोल सकते हैं एवरी मीडियम हैज़ इट्स ओन ग्रामर. यहाँ पे लिखा है नॉट एवरी मीडियम हैज़ इट्स ग्रामर, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट 2. ईच मीडिया ग्रामर हैज़ इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड कंटिन्यू टू चेंज. स्टेटमेंट 2 बोलता है ईच ग्रामर हैज़ इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व होता रहता है, ग्रामर होता रहता है, और ये चेंज होता रहता है, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ग्रामर चेंज होता रहता है टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, एंड ये कंटिन्यू भी रहता है. सो स्टेटमेंट 1 विल बी इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट. Question number 28. The term analog media was originally derived from audio recording.
ऑडियो रिकॉर्डिंग से एनालॉग मीडिया का डेराइव किया गया है, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि एनालॉग का मतलब होता है जो सिग्नल, जो तरंग होता है, जो ये ऐसे वेव होता है, जो सिग्नल होता है, उसके साथ ये ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ इसका मतलब रिलेशन ज़्यादा बनता है। ये हालांकि यहाँ पे भी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सारा सब कुछ में भी सिग्नल का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर ओरिजिनली डेराइव फ्रॉम बोले तो हम ऑडियो रिकॉर्डिंग से ही बोलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बाकी फ्लॉक परफॉर्मेंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट। फ्लॉक परफॉर्मेंस का ये हो जाता है कोई भी ट्रेडिशनल किसी स्टोरी या फिर ट्रेडिशनल जो भी डांस आर्ट जो भी है जिसको हम परफॉर्म करते हैं उसको फोक परफॉर्मेंस बोलते हैं। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेट किया जाता है, टीवी, पहले जो सेटअप बॉक्स, टीवी, ये सारा चीज़ हम यूज़ करते थे। और इंटरनेट तो पता ही है आप लोगों को, इंटरनेट जो भी सोर्स, हम इंटरनेट के थ्रू जो भी सोर्स गैदर करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो एनालॉग मीडिया का मतलब हो जाएगा ओरिजिनली डेराइव कहाँ से हुआ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग से हुआ है। Question number 29. In the context of communication, political socialization is linked to social learning in terms of how? Political socialization का मतलब होता है the lifelong process through which individual develop their political beliefs, values and attitude. जो बिलीव होता है इंडिविजुअल जो डेवलप करता है पॉलिटिकल बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड को, उसके साथ जोड़ जाता है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग हम जो समाज में जो भी हम लाइफ स्किल सीखते हैं, जो सोशली जो एक्सेप्टेंस, हमारा जो अपना वैल्यूज़ कल्चर होता है, उसको सोशल लर्निंग बोलेंगे। तो वो कैसे कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज लिंक टू सोशल लर्निंग, कैसे लिंक करता है उसको हम समझेंगे अभी। पावर इज अटेंड टू सक्सेसफुली अचीव कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और ऑथोरिटी ओवर समथिंग। पावर हम अटेंड करते हैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और ऑथोरिटी को पाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर इज अटेंड करते हैं, उसको हम अचीव करते हैं। सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम। सोसाइटी से कुछ मतलब किसी चीज़ को हटा देना, तो वो नहीं है, ये नहीं होगा। सोशल सिस्टम आर इग्नोर, हमारा सोशल सिस्टम ही हम इग्नोर कर देंगे तो सीखेंगे कहाँ से। नेक्स्ट हो जाएगा पावर इज यूज्ड एंड मिसयूज्ड। पावर को यूज़ करके, मिसयूज करके भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड। हम जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं तो उसको सीखते हैं हम, उसको सीखने के बाद ही हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पावर इज अटेन, उसको अचीव करना, कंट्रोल करना, उससे इन्फ्लुएंस होना, ये सारा चीज़ हम सीखते हैं। पावर को यूज़ करते हैं, कभी मिस यूज़ करके भी हम सीखते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन भी हम कभी कभार लेते हैं। ये दोनों हट जाएगा, सोशल सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकते, सर्टेन सेक्शन सोसाइटी को हम हटा नहीं सकते, ये दोनों कट हो जाएगा हमारा। तो आ जाएगा ए, डी एंड ई आंसर। Question number 30. The study of concept or connection with time as a part of human communication is known as। कम्युनिकेशन के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट और कनेक्ट करता है टाइम के साथ, कम्युनिकेशन जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उस टाइम पे जो टाइम का कॉन्सेप्ट देता है उसको हम क्रोनोमिक्स बोलेंगे। और दूसरे टर्म्स का भी मतलब समझते हैं। प्रोक्सेमिक्स का मतलब है यूज़ ऑफ स्पेस टू कम्युनिकेट। हम जब स्पेस का यूज़ करें, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस देगा तब हम प्रोक्सेमिक्स को आंसर मानेंगे। अगर यहाँ पे बॉडी मूवमेंट का देगा, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह ये सब का होगा, तो काइनेस्टिक होगा। हैप्टिक्स का मतलब होता है अगर यहाँ पे टच करके, हग करके या फिर हैंडशेक करके कोई मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं, तो कोई मतलब इमोशन को दर्शा रहे हैं, तो वहाँ पे हम हैप्टिक्स बोलेंगे। तो ये सारा टर्म्स को ध्यान में रखना है। अभी फिलहाल यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो क्रोनोमिक्स बोलेंगे। So this is the end of today's session. Thank you and good luck.